अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेट्रोवन न्यूज़ की खसूसी नशियात, ईद का दिन और हम आपके साथ जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लेके पूरे दिन से आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एक गुलदस्ता आपके सामने है। तो आज हम मौजूद हैं इस खूबसूरत से घर में, और खूबसूरत घर किसका है जनाब? मेरे साथ आज मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब। सर, प्रोग्राम में आपको बहुत शुक्रिया। आपको ईद मुबारक हो। ईद मुबारक सर। थैंक यू। सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली हमारे साथ आज मौजूद है, और हम उनसे आज पूछेंगे कि उनकी ईद कैसे गुजरती है और ईद की रूटीन कैसे होती है। सर, आपकी तरफ आते हैं। वैसे तो आपसे मुलाकात रहती है, और क्यों मुलाकात रहती है ये एक राज है, हम कभी बाद में आपको बताएंगे। लेकिन सर, आपको देख के मुझे आज घर में देख के बड़ी हैरत हो रही है कि माशाल्लाह पूरा भरा पूरा घर है, और मुझे तो लगता था कि आप बड़े अकेले अकेले रहने वाले इंसान हैं। और किस तरह से ये ईद का दिन आपका गुजरता है? पूरे दिन के कुछ रूटीन्स के हवाले से बताइएगा। माशाल्लाह मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। ऊपर मेरा बड़ा बेटा रहता है माशाल्लाह विद 6 चिल्ड्रन, और नीचे मेरे छोटे बेटे कैप्टन अमान रहते हैं विद हिज 4 चिल्ड्रन। और ये बेटी जो मेरी है, शी इज़ नॉट फार अवे फ्रॉम द हाउस, तो ये 5-10 मिनट की ड्राइव पर हैं, तो ये अक्सर यहाँ आती रहती हैं। तो माशाल्लाह घर में रौनक रहती है, फिर स्टाफ है, ये है वो है, तो अकेला नहीं हूँ। लेकिन ये सब लोग बिज़ी हैं, कोई ट्यूशन पे जा रहा है, कोई गोल्फ पे जा रहा है, कोई अपने काम से जा रहा है। गोल्फ पे तो आप भी जा रहे हैं, आजकल नहीं जा रहे? नहीं, आजकल शुरू कर दिया मैंने। फिर शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे मोहब्बतों का, जब आप रहते हैं एक साथ तो उस वक्त मोहब्बतों का अंदाज़ा होता है जब ज़रा सी भी किसी को तकलीफ़ हो, और उस वक्त पता चलता है कि फैमिली वालों की मोहब्बत कितनी है, केयर कितनी है। रिसेंटली सर आपकी तबीयत कुछ ख़राब रही, अब कैसी तबीयत है आपकी? जी, मेरा सर्जरी हुई थी, मेजर सर्जरी थी 7-8 घंटे की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक ऑन माई फीट, और मैंने अपना रोज़मर्रा का जो रूटीन था वो शुरू कर दिया है। फातमी फाउंडेशन है, स्कूल को जो देखते जो प्रॉब्लम्स हैं, यूनिवर्सिटी के बोर्ड की मीटिंग्स वगैरह हैं, अब मैंने रूटीन अपना शुरू कर दिया, गोल भी शुरू कर दी। सही सही। अच्छा, अब हम चलते हैं फैमिली मेम्बर्स की तरफ। मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, अगर मैं आपका नाम सही ले रही हूँ। मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? मुस्तफ़ा जो हैं वो मोइनुद्दीन हैदर साहब के पोते हैं, और सबसे बड़े पोते हैं, ऐसा ही है? अच्छा, क्या ताल्लुक़ है, किस तरह से आप दादा के साथ रहते हैं? क्या दादा ही कहते हैं या कुछ और नाम से पुकारते हैं आप? जी, दादा ही कहता हूँ, और बहुत मेरा क्लोज रिलेशनशिप है इनके साथ बचपन से लेके अब तक। तो बस पहले मेरे फादर जो थे वो भी आर्मी में थे, तो उनकी पोस्टिंग्स होती थी इधर उधर, तो ज़्यादा टाइम दादा दादी के साथ ही गुजरे। और अभी भी क्या कहते हैं, दादा के साथ जाना आना, गोल्फ पे जाते हैं हम लोग, हमारी काफ़ी एक्टिविटी साथ में ही होती हैं। अच्छा, जो पहला पोता होता है, पहला घर का बच्चा होता है, पोता हो या नवासी हो, उससे ख़ास एक मोहब्बत और ख़ास उससे लगाव होता है। ये सब लोगों से इक्वल मोहब्बत है या किसी एक बच्चे से ज़्यादा आप समझते हैं, करीब हैं? मुश्किल सवाल है। जी हाँ, बात यह है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो आपके माशाल्लाह अपने बच्चे 3 होते हैं मेरे, तो उसमें ज़ाहिर है कोई आपके ज़्यादा नज़दीक है, कोई तो मोहब्बत तो सबसे है, ख्याल सबका करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक को ख्याल होता है कि मैं दूसरे की तरफ झुकाव है मेरा। ख़ासतौर बेगमात जो है ना, इस मामले में काफ़ी आग लगाती रहती हैं कि ये उनकी झुकाव उस तरफ है। और दूसरा ये है कि ऐसा ग्रैंड चिल्ड्रन का है तो सारे मुझे प्यारे लगते हैं, सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका भी ख्याल ये है कि कोई मेरे ज़्यादा नज़दीक है, तो जो साथ रहते हैं उनके साथ ज़्यादा अफिलिएशन हो जाती है। सही सही। मुस्तफ़ा, आप बताएं कि कितना लकी महसूस करते हैं। माशाल्लाह आपके जो दादा हैं उनका पूरा थ्रू आउट करियर देखें तो एक निशान भी कोई ढूंढ नहीं सकता उनके पूरी ज़ात पे, उनके करियर पे, उनके काम पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। कैसा फील करते हैं? लोग आपको जानते होंगे, पूछते होंगे, घर में किस तरह रहा जाता है, क्यूरियोसिटी होती है अमूमन लोगों को। जी बिल्कुल, यही है ऐसे कि सबसे पहले जब भी किसी को मिलते हैं तो वो यही सवाल पूछते हैं कि आप जनरल साहब के पोते हैं, तो उनको हमेशा कोई अच्छी बात ही सुनने को मिलती है। आगे सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आर्मी के अंदर, सिविल में, हर जगह। बाहर जाता हूँ, जब मैं लंदन में पढ़ रहा था तो वहाँ पे ओवरसीज़ में बहुत रिस्पेक्ट है दादा की, तो हर जगह जहाँ पे भी जाता हूँ ये बहुत मैं लकी हूँ इस तरह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब एक और जो है वो ख़ातून मेरे साथ मौजूद हैं, और वो ख़ातून मैं दावे से कह सकती हूँ कि मोइनुद्दीन हैदर साहब के दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, उनकी साहबजादी। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो अपना नाम हमें बताइएगा। क्या मैंने ठीक कहा कि सबसे ज़्यादा जो है वो दिल के करीब आप हैं? सही कहा आपने।
very close to me. I'm very सही है, नज़दीक हैं। अभी एक मैंने देखा कि सर की तबीयत ख़राब हुई तो क्या किस तरह से फैमिली मैनेज हो रही थी? अचानक से मैंने देखा कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बल्कि हम आपको देख के हम दूर थे लेकिन हम देख रहे थे और सर को तो शायद उस वक्त इतना अंदाज़ा भी नहीं होगा, लेकिन हमें अंदाज़ा था कि आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थी सब चीज़ों में। जी बस अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी और आई फील बट अब्बू के मुझे लगता है कि बहुत तवक्कुल है, अल्लाह के ऊपर भरोसा है और मुझे लगा हर चीज़ बहुत हमारी आसानी से यू नो स्मूथली हुआ and पता भी नहीं चला, लेकिन 1 वीक हिज ऑपरेशन हो गया एंड माशाल्लाह। माशाल्लाह यू कैन सी हिज रिकवर्ड माशाल्लाह, माशाल्लाह। एंड आई फील इट्स आल्सो अब्बू की हमेशा से एक पॉजिटिव एक सोच है व्हिच हैज ब्रॉट हिम एंड मेड हिम कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, निकाल दिया है आसानी से बाहर। सही। कुछ बताइएगा कि किस तरह से ईदें गुजरी हैं, क्योंकि एक फ़ौजी की बेटी की एक आजमाइश बच्चों की सबकी होती है, कभी कहीं पोस्टिंग है, कभी कहीं पोस्टिंग है। वालदा के साथ कैसा वक्त गुजरा है? और मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन कुछ मेमोरीज। जी बिल्कुल। अच्छा बाद में जब तक जब मेरी पैदाइश हुई तो अबू सीनियर पोस्ट तो कम मुश्किल जगहों पर पोस्टिंग्स हुई तो ज़्यादातर वो हमारे साथ ही रहे उस वक्त तक। तो हमेशा से ईद वाले दिन आर्मी मतलब के अंदर एक ट्रेंड है, ओपन हाउस होता है सुबह के वक्त और वो आज तक अब्बू की रिटायरमेंट को इतने साल हो चुके हैं एंड वो आज तक बरकरार है। हमारे घर में ओपन हाउस होता है, 9 बजे से लोग आना शुरू हो जाते हैं, नमाज पढ़ के लोग आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। वालदा के इंतकाल के बाद ये हुआ है कि थोड़े ज़्यादा आदमी ज़्यादा आते हैं, फैमिलीज आती हैं कम, मतलब लेडीज आती हैं मगर कम आती हैं। बट हमेशा से मेरी अम्मी ने बहुत हमेशा से इंतज़ाम किया होता था, वो खुद शीर खुरमा और सारी चीज़ें बनाती थी एंड घर में एक रौनक होती है। अच्छा, आपसे ख़ास तौर पे मैं पूछना चाहूँगी कि एक ऑन ड्यूटी जो ऑफिसर होता है उसकी फैमिली, ख़ास तौर पर ख़वातीन, उनकी लाइफ किस तरह से गुजरती है? क्योंकि ईद वाले दिन जैसा आपने बताया कि काफ़ी मसरूफियात पहले रहती थी, अब जैसे वालदा नहीं हैं उनके पास से मसरूफियात कुछ अलग हैं, लेकिन आपको लगा कि दूसरे आम लोगों से के मुकाबले में थोड़ी सी ज़िंदगी मुख्तलिफ होती है? बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और आप एक खैर अब कुछ दोनों तरफ से कुछ चीज़ें अच्छी की तरफ भी हैं और कुछ चीज़ें वो मुझे लगता है कि जब हम थोड़े सिविल माहौल में आए तो हमें रियलाइज़ हुआ कि जी हम एक बबल में रह रहे थे। फौज में एक बहुत प्रोटेक्टिव सा माहौल है, आप कैंट के हदूद तक हैं, हर चीज़ बहुत खूबसूरत नज़र आएगी, साफ़ सुथरी एंड जब जो ही आप निकलते हैं इस हदूद से तो आपको रियलिटी ऑफ लाइफ आती है। तो जब अब्बू गवर्नर बने तो मेरी अम्मी ने कहा कि अब मुझे लगता है कि मैं सही ज़िंदगी में आई हूँ, लोगों के रोज़मर्रा के मसले। उस दौरान फिर उन्होंने फ़ैसला किया एंड देन उन्होंने अडॉप्ट किए 6 स्कूल एंड फातमीज फाउंडेशन के लिए भी आई एम आल्सो वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, वालिद साहब चेयरमैन हैं एंड उसके लिए भी हम काम करें। तो मुझे लगता है कि फ़ौज की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, नाइस है, वेरी प्रोटोकॉल से चलती है, डिसिप्लिन है, मगर आम लोगों की भी ज़िंदगी में अच्छा, ये जो आपने सवाल पूछा ना, आसमा वाज बोर्न इन मोगेडिशु, सोमालिया। मैं वहाँ हेड ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री कंटिजेंट कमांडर था 3 साल के लिए, तो इनकी पैदाइश वहाँ की है। दूसरी बात यह है कि मैं किसी काम से आया हुआ था सरकारी, रावलपिंडी में, कोयटा में हमारी पोस्टिंग थी, तो आसमा को अपेंडिसाइटिस का अटैक हो गया। अब ये कह रही मेरे अब्बू को बुलाओ, ये छोटी थी, लेकिन आई कुड कम, आई वॉज बिजी इन माई ड्यूटी एंड शी वॉज ऑपरेटेड अपॉन विदाउट माई बीइंग देयर। तो इस किस्म की फ़ौज के अंदर बहुत बातें हैं। एक दो बेनज़ीर साहब ने मुझसे कहा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे शहीद को, कि जनरल साहब ये जो हैं अपना सिविल में किसी अफसर की पोस्टिंग करो कराची से बाहर या लाहौर से बाहर, तो वो जाते ही नहीं हैं, या नीचे के लोग भी नहीं हिलते अपनी जगहों से। तो मैंने कहा मेरी कल 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी थी, मैं कोर कमांडर लाहौर था। मैंने कहा मेरी बेगम साहब ने हिसाब लगाया हुआ था कि 25 सालों में 10 साल आप मुझसे दूर रहे हैं कि मैं कोटे में बच्चों को संभाल के बैठी हुई हूँ पढ़ाई में इनको, और आप लाड़काने में डाकुओं के पीछे भाग रहे हैं। तो उन्होंने पूरा हिसाब रखा हुआ था कि हाउ मच हम इनसे दूर रहे हैं फैमिली से। बहुत सेक्रीफाइस तो है, बहुत सी ईदें भी दूर गुजरी। और बड़े दिन इतने मतलब होते हैं कि जिसमें आप सालगिरह थी, एनिवर्सरी थे या थे, तो वालिद साहब ने। अच्छा, ख़ास तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि डिसिप्लिन की जहाँ बात की, घर के अंदर कितना डिसिप्लिन वालिद साहब की तरफ से रहा कि वालिद साहब ने कहा, डांटा भी और आपको डिसिप्लिन पे चलाया कि नहीं इस वक्त उठना है, इस वक्त सोना है, ये काम इस वक्त होना चाहिए? अच्छा, आई फील अब्बू मतलब हैज बीन अ डिसिप्लिन फादर, मगर इतना भी नहीं घर पे तो
काफी रिलैक्स। इनकी अम्मी चंगेज खान थी। बल्कि मेरी अम्मी सख्ती करती थी, तो अब्बू हमारे साथ बहुत ही लीनियंट रहे हैं। अच्छा, सही सही। तो आपका भाई बहनों में कौन से नंबर पे हैं आप? मतलब बहन तो आप एक ही हैं। हाँ, और मेरे 2 बड़े भाई हैं। अच्छा, इसीलिए ज़्यादा जो है वो मोहब्बत भी और अपनी बातें भी मनवाना जो है वो ज़्यादा आपने किया है। आपके साथ साथ जो है आपकी साहबजादी बैठी हुई हैं। और कैसी हो आयशा बेटा तुम? ठीक है, नाना से कैसा ताल्लुक है? डर लगता है या नाना से ज़िद्दें मनवाती हो बहुत ज़्यादा? नहीं ईदी कितनी मिलती है ये बता दो। लास्ट बताओ। टाइम कितनी मिली थी यार? आज सुबह से नहीं मिली तो चलें ये बता दें कि लास्ट टाइम कितनी ईदी मिली है तुम्हें? 5,000। ठीक है, यानी कि इस दफ़ा भी 5,000 की उम्मीद है या कुछ और? अभी तक अगर लिफाफा नहीं मिला तो चलें कैमरे मिल के जाएगा, सामने मिल जाएगा। कैमरे के सामने ही बता दें कितने लिफाफे की उम्मीद है इस दफ़ा नाना से। ये बात याद रखना कि अब मैं पेंशनर खाली हूँ, बस मेरी यही कम है। तो ठीक है जनाब। ये ग्रामर स्कूल में पढ़ती हैं और ये राइडिंग भी करती हैं, हॉर्स राइडिंग की। वाह शी राइड्स वेल। And she died in the army club, by the way. वाह वाह। अच्छा, ये आपकी एक ही बेटी है? मेरी भी एक बेटी और 2 बड़े माशाल्लाह, बेटे हैं। 2 बड़े बेटे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ नहीं बोलोगी आज? कुछ नहीं बोलना, बस शर्माना है? टेलीफोन इनके पास होता है, उससे बहुत मसरूफ रहती हैं ये। अच्छा अच्छा, आजकल के बच्चे जो टेलीफोन से बड़े वो होते हैं। ईद के दिन कुछ तो पैगाम दे दें। कराची में रहती हैं, कराची में ट्रैफिक भी होता है, क्या लगता है? नहीं? ईद पर बताओ क्या करती हो, कहाँ जाती हो, करती हो? चले, इनकी आवाज़ थोड़ी देर में हम जो है वो सुन लेंगे और थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल ही मुस्कुरा भी रही हैं। थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इनके साथ जो है वो एक और साहबजादे बैठे हुए हैं और ये मोइनुद्दीन हैदर साहब के पोते हैं, मुस्तफ़ा के छोटे भाई मूसा। और ये जब से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तब से ये बड़ी कीन स्माइल इनके फेस पे है और जो जैसी बात कर रहे हैं उसको ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जैसे प्रोग्राम ख़त्म होना है इनको सबका रिकॉर्ड लगाना है। तो ये वाला हाल है। मूसा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम का बड़ा असर होता है इंसान पे। मूसा का कितना असर है? क्या गुस्सा भी आता है? काम है? कैसे हैं आप? काम है, इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, किस तरह का ताल्लुक है अपने दादा से? और कुछ सीखते हैं या उनकी बातों पे जी थोड़ा सा होता है ना कि अब तो बड़े बूढ़ों की बात पे इंसान सामने से खुद आजकल के बच्चे कहने लगते हैं नहीं नहीं दादा ऐसे नहीं, ऐसे होता है। सीखते हैं आप? अच्छे वाले बच्चे हैं। अच्छा ये तो दादा ही बताएंगे ना सर। नहीं, माशाल्लाह वेरी स्वीट चाइल्ड, बहुत पढ़ाई का शौकीन है और इसको कोई बहुत बताना नहीं पड़ता। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। मोटी मोटी किताबें अपने पैसे जो बचाता है तो लिबर्टी स्टोर पे ही गया होता है किताबें लाने के लिए। आजकल के बच्चे बिल्कुल मोटी ऐसे मोटी नहीं, किताबें बड़ी पढ़ते हैरत ही की है बात है। बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह। तो आगे के क्या गोल्स हैं लाइफ में? क्या आपको भी आर्मी में जाना है? क्या करना है? नहीं, आर्मी में नहीं, अभी मैं ओ लेवल्स दे रहा हूँ, उसके बाद में देखूंगा। इनकी अम्मी बताएंगी कहाँ इनको जाना है। अच्छा, चले कुछ देर में इनकी अम्मी से भी मुलाकात होने वाली है। भी हम आपको सरप्राइज है कि एक और जो है फैमिली हमारे साथ कुछ देर में आपको ज्वाइन करने वाली है। शौक है फिर भी फौज जाने का। चले कुछ और बताएं कि ईद के दिन जिस तरह हमने कहा कि आयशा ही नाम है ना आपका जी, आयशा ने तो बता दिया कि कितने हज़ार का लिफाफा मिलता है। आपको लास्ट टाइम कितने 1,000 रुपए का लिफाफा मिला था ईद पे? मुझे सही तरह याद नहीं गया, 7-8 हज़ार। देखें अब ये लड़ाई होने वाली बात है, एक को लिफाफा ज्यादा मिला है, एक को कम मिला है। लो जी, ये तो यानी बड़ा कि बाद खतरनाक में बात हो गई ये है तो। कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो चुका है। एज वाइज आप देते हैं। हाँ, मुस्तफ़ा को मेरे से ज़्यादा मिलता है। हाँ, ज़्यादा मिलता अच्छा, मुस्तफ़ा को ज्यादा मिलता है। चले मुस्तफ़ा से भी हम पूछेंगे क्या लिफाफा उनको मिलता है वैसे, लेकिन सर ये गलत बात है। देखिए बात यह है कि हर वक्त जो है ना, आज इस बच्चे की सालगिरह हो गई, आज फलाने की सालगिरह हो गई, आज वो नुमान की सालगिरह हो गई, अब हमारी वेडिंग एनिवर्सरी हो गई। हमारा काम तो हर वक्त ही लिफाफे बांटना रहता है, क्या ईद और क्या फलाना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि शरीके हयात के जाने के बाद कितना इस फैमिली लाइफ पे असर आपको नज़र आया और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और महसूस हुई? पहले उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की नहीं महसूस होती थी जो बाद में आपने महसूस की। जी हाँ, ख्याल आता है बेगमात के जाने के बाद कि कितना उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली होती हैं, क्या लेन देन है, शादियों पे किसको क्या देना है, क्या कपड़े बनने हैं, क्या स्टाफ का मसले हैं। ये सारी बातें मुझे उनके जाने के बाद पता चली, जो कितना बड़ा उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली हुई थी। दूसरी बात यह है,
अब उनको गए हुए 16 साल हो गए। तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप अक़दसानी कर लें, और मेरे बड़े बेटे ने भी कहा और बेटी ने भी कहा। फिर एक दिन मैंने नुमान से कहा, मैं कहा तुम्हारे बहन भाई तो मेरी शादी कराने के चक्कर में तुम मुझसे कुछ बोलते ही नहीं हो, ताकि तीनों का मुझे होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कभी आपको कभी मैंने मना किया है, मैं तो बड़ा कीन हूँ। फिर कोई गए थे किसी के पीछे, वो कि सिटी में बैंक में काम करती हैं, फला करती हैं, कोई ऐसा कहानी। लेकिन साहब ऐसे ही फिर रहे हैं, 16 साल से वो ठीक ठाक हो गई। बाकी घर में मसरूफ़ है और सारा काम काफ़ी मैंने घर का भी संभाल रखा है। जो अच्छा, मैं ये जो जितनी सजावट है, ये मुझे बताइएगा कि ये आपकी जो शरीक हयात थी, उनको शौक था कुछ कि पहले से वो कर बेइंतहा शौक था उन्हें। वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करती थी, शी बिलीव इन इकोनॉमी। बट अभी मैंने बताया ना, उनको 16 साल हो गए। हर 4-5 साल के बाद वो कहती थी पैसे लाइए, मैंने चेंज करना सोफ़ों के कपड़े, या सोफ़े चेंज करने, मुझे पर्दे चेंज करने, मैंने डेकोरेशन चेंज करनी है। तो मैं इनसे कह रहा था कि अम्मी के जाने के बाद इस चीज़ से तो बचत हो गई। और जो चीज़ें देखते था ना, मैं कहता बेगम साहब क्यों पर्दे तब्दील कर रही हैं, मुझे तो सोफ़े भी ठीक नज़र आ रहे। कहती नहीं नहीं नहीं, मैं चेंज करूँगा, हटाएं। तो वो अगले दफ़ा जाता था उनके भाइयों के घर में, वहाँ पाए जाते थे सेकेंड हैंड। तो बाद में मैंने कहा कि ये मेरे घर सजा रही हो कि उनके घर सजा रही हो। जब इतना अच्छा ताल्लुक होता है मियाँ बीवी में, तो जाहिर सी बात है कि फिर किसी और को ज़िंदगी में शामिल करना बड़ा मुश्किल होता है। ये कहने को तो मज़ा की बात है कि दूसरी शादी और वो होता है, कहने की हद तक क्या सुना, कहने की हद तक है। और हमारा तो एक और भी एक मिज़ा वाला जुमला है कि शादी का तजुर्बा ज़िंदगी में एक ही काफ़ी है। काफ़ी होता है। मूसा, कुछ अपनी एजुकेशन के बारे में बताइएगा। मैं अभी अपने ओ लेवल्स दे रहा हूँ कराची ग्रामर स्कूल से। अब एग्जाम्स अभी हो रहे हैं। इससे पहले मैं एचएसयू में था, मैं लाहौर में रहता था, मैं कराची में आके अब मैं लाहौर और कराची में क्या डिफरेंस नज़र आता है? मुझे तो कराची बेहतर लगता है। खाना कहाँ अच्छा मिला आपको? खाना माशाल्लाह, अल्लाह नजरे से बद से बचाए, अच्छा खाना पीने का शौक है। सही है, ठीक है। तो कराची का खाना ज़्यादा होटलिंग वगैरह अच्छी लगती है। ठीक है, ठीक है। आयशा, अब आयशा के हाथ में माइक दे दें। आयशा, क्या कर रही हैं? आपकी एजुकेशन में क्या अभी अचीवमेंट हुई हैं और आगे क्या इरादा है कुछ करने का? ये तो आपकी अचीवमेंट हमें पता चली कि आपको घुड़सवारी का शौक है और बड़े अच्छे से आप कर रही होती हैं। अपने अब्बू की बहुत वो है ये फेवरेट। अच्छा, हाँ, अपने अब्बू के पैर दबाती हैं, बड़ा ख्याल करती हैं उनका। स्कूल के बारे में बताएं। मैं साथ में जमात में पढ़ती हूँ कराची ग्रामर स्कूल में, और हमारे एग्ज़ाम ईद के बाद होंगे। अच्छा, उसकी टेंशन है, यानी कि अब मुझे पता चला ईद की ये वाली टेंशन थी जिसकी वजह से आवाज़ ही निकल रही थी। ठीक है, चलिए जनाब, अम्मी को आप माइक दे दीजिए। एक सवाल तो आपसे पूछना ही हम भूल गए कि कुकिंग करती हैं, वालदा से सीखी है या ससुराल में करनी पड़ी कुकिंग, क्या सिलसिला था? मैंने अपनी वालदा से नहीं सीखी, बल्कि मेरी भाभी ने फिर भी थोड़ी बहुत सीखी। मुझे उस वक्त बिल्कुल शौक था, बट अब कुछ सालों से मेरा मतलब अब मुझे कुकिंग का शौक हुआ है, तो अब काफ़ी बनाने लगी। अच्छा, ज़िंदगी की एक जर्नी होती है। जब आप एक एज में होते हैं तो घर का माहौल, सब चीज़ें ऐसा लगता है कि बर्डनाइज हो रहे हैं। मतलब एक फ़ौजी की बेटी हूँ या लोगों को जवाब देना, उस तरह से अपनी लाइफ को मेंटेन भी करना पड़ता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। इस एज में आके क्या महसूस होता है? ब्लेसिंग लगती है तमाम चीज़ें कि यार अल्लाह ने जो ज़िंदगी रूटीन्स बनाए बड़ा अच्छा रहा, माँ बाप का साथ बड़ा। तो हम बहुत ही फॉर्चुनेट, अल्लाह का बहुत शुक्र करें, जितना शुक्र करें कम में। और अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ भी है, और बस अल्लाह का शुक्र, मतलब बहुत ज़िंदगी अच्छी है और खुश हम, मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी। सही सही सही। चलिए मुस्तफ़ा की तरफ हम वापस आते हैं। काफ़ी देर से मुस्तफ़ा खामोश है। मुस्तफ़ा, आपकी एजुकेशन का क्या सिलसिला रहा? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो एचएसएम कॉलेज लाहौर से हासिल की थी। उसके बाद मैंने अपना फाउंडेशन किया SOAS यूनिवर्सिटी लंदन से और लाहौर पॉलिटिक्स में, और फिर मैंने अपनी BA की डिग्री की है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में रीजेंट्स यूनिवर्सिटी लंदन से। आगे क्या इस वक्त इरादा है, क्या कर रहे हैं? बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, उसमें भी इन्वॉल्व हूँ। अब कुछ अपने वेंचर्स भी स्टार्ट किए हैं, तो इंशाल्लाह वो कि उसमें भी सक्सेस मिलेगी। फिर हमारे दादा और फादर ने बिजनेस में अपना किया है कि कोशिश है कि उसको आगे बढ़ाएं इंशाल्लाह। सही, ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुस्तफ़ा के बारे में भी कुछ बताएं, इनसे आपका क्या रिलेशन है और मुस्तफ़ा की पर्सनालिटी के हवाले से कुछ रिवील करें। मुस्तफ़ा इज़ ए वेरी फाइन नाइस यंग मैन और ज़िम्मेदार बच्चा है बहुत,
लेकिन इसने कहा कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता। मैंने कहा तुम इतनी फाइनेंस करके आओ, बैंक में तुमको बड़ी अच्छी नौकरी मिल सकती है। उन्होंने कहा अब्बू मैं ये नहीं काम करना चाहता। फिर उसका ख्याल था CSS करे, तो फिर इसने कहा नहीं मेरे मामू जो हैं वो बिज़नेस में हैं, तो मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो इसने कोई वेंचर शुरू किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ही विल बी वेरी सक्सेसफुल। ही इज़ एंटरप्राइजिंग फेलो। सही जनाब, इतनी खूबसूरत फैमिली और कुछ और भी ऐसे चेहरे हैं जिनसे मिलाना बाकी है और बहुत खूबसूरत बातें ऐसी हैं जो आपसे शेयर करना अभी बाकी हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और बात हो रही है मोइनुद्दीन हैदर साहब से। और जब मोइनुद्दीन हैदर साहब का जिक्र हो तो सिंध और ख़ास तौर पे कराची की सूरत हाल पे आज हर शख्स सवाल ज़रूर उठाता है कि ये हो क्या रहा है यहाँ की सड़कों के बारे में, यहाँ के जो हालात हैं इस वक्त। सर आपकी तरफ आते हैं, आपने जब ये संभाला सारा मामला, उस दौर को गोल्डन एरा कहा जाता है, मामलात हल भी हुए। बाज़ औक़ात हम कराची के हवाले से, स्पेशली सिंध पूरा है लेकिन कराची के हवाले से बात करते हैं तो कहा जाता है कि इतनी ख़राब सूरत हाल हो चुकी है कि अब बेहतर नहीं हो सकती। क्या वाकई बेहतर नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? देखिए बात यह है, कराची की आबादी आपको पता है बहुत से मुल्कों से ज़्यादा है और जो ऐसे मुल्क होते हैं वो अपने फंड्स खुद जनरेट करते हैं। जो व्हीकल टैक्स है, जो लगता है प्रॉपर्टी टैक्स है, ये तमाम पैसे जाने चाहिए लोकल गवर्नमेंट को। और ये काम जब ही सही हो सकता है जबकि एक मजबूत लोकल सिटी गवर्नमेंट हो। जो बाहर जो होते हैं सिटी मेयर वो बहुत पावरफुल होते हैं एंड वो बहुत राइज करते हैं अपने इसमें कैरियर में, पॉलिटिकल कैरियर। फतवान साहब की मिसाल इस्तेमाल थे वो। तो यहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम कायम करने की कोशिश की थी। उससे बेइंतहा डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा हुआ, उनको फंडिंग भी होती थी, उनके प्रोजेक्ट भी होते थे। अब जो यहाँ का मेयर इलेक्ट होगा और उसके काउंसलर इलेक्ट होंगे और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्ट होंगे, उनको कराची का गम होगा। वो कराची को ओन करेंगे, वो कराची के वसाइल कराची पर लगाएंगे और वो कंट्रोल करेंगे कि यहाँ करप्शन ना हो, यहाँ बाकी चीज़ें ना हो, शहर की सड़कें भी साफ़ हों, पार्क भी बने, सफाई भी ठीक हो, बिजली पानी जो नहीं मिलता, पानी का निज़ाम ठीक नहीं है वो ठीक हो। ये सारी चीज़ें एक पावरफुल सिटी गवर्नमेंट कर सकती है लेकिन वहाँ वो निज़ाम है ही नहीं। और जो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैंडलर्स अफेयर्स के, अनफॉर्चुनेटली दे डोंट ऑल बिलोंग। अच्छा सर, ट्रैफिक में आप बाज़ औक़ात फंस भी जाते हैं बहुत बुरा और है। जी नहीं, मैं ख़ास तौर पे एक बात आपसे स्पेशली पूछना चाह रही हूँ। आपने क्या, आप जब चलते थे तो प्रोटोकॉल और गाड़ियाँ नहीं होती थी आपके साथ? नहीं, मैंने बंद कर दी थी। और जो होता है ना कि ट्रैफिक सारी स्टॉप कर दो, जब मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, मैंने सब चीज़ को बंद कर दिया। मैं कहा गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। और वो एक गाड़ी ज़रूर होती थी प्रोटेक्शन के लिए, उसको मैंने कहा कभी तुम्हारा ये टू वाला हॉर्न ना सुनूँ मैं, नेवर अनलेस देयर इज इमरजेंसी। तो दूसरा, हमने अपने खर्चे भी कंट्रोल किए। मैं सबसे पहले कहता था कि सबसे पहले कानून मैं अपने आप पे लागू करूँगा, फिर अपने जो मेरे कोलीग्स हैं जो मेरे मिल की हुकूमत चला रहे हैं उन पे करूँगा, बाद में आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि आप भी अब कानून को फॉलो करें। तो दूसरी बात यह है कि मैं सिंध के गवर्नर के अलावा जो नवाज शरीफ साहब ने हालात देखा बहुत बिगड़ गए यहाँ के, तो उन्हें असम्बली डिज़ोल्व कर दी, कैबिनेट को ख़त्म कर दिया और सारी पावर मुझे दे दी। तो आई वाज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सिंध प्रोविंस फॉर 8-9 मंथ्स। तो मैंने जो काम चलाया है वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू और इसी पुलिस के थ्रू चलाया है। लेकिन क्या था कि बेस्ट ऑफिसर्स मैंने चुने जिनका रेपुटेशन अच्छा था और उनको गाइडलाइंस दी। यहाँ के जो थाने में पॉलिटिकल लोग लगे हुए थे उनको हटाकर अच्छे SHOs लगाए, उनको एड्रेस किया, सारे लोगों को ख़त लिखा, DCs को, SPs को, कि आप सियासी आदमी नहीं हैं, ना कोई पीपल पार्टी आपके लिए, ना नून लीग है, ना कुछ और है, ये मखलूक खुदा है, इसकी खिदमत करो, इंसाफ के साथ करो और इस तरह आप मजबूती से काम करें। आपसे कोई ओमिशन हो गई, गलती हो गई काम अंजाम देते हुए, आई विल नॉट होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जानबूझ के आप कोई काम ख़राब करेंगे या तंग करेंगे लोगों को या रिश्वत लेंगे, देन मेरे पास अपने ज़राए हैं कि कौन ऐसे काम कर रहे हैं।
तो ये सिंपल सा असूल है गवर्नेंस का कि मेरिट पर लोग लगाएं, उनको काम करने दें, नीयत बेहतर हो, नीयत साफ हो ये तो काम बेहतर हो और सकती अच्छे है, लोग काम हो चुनें और सकता उनको है। काम करने दें, डोंट ब्रीथ इन देयर नेक, तो काम खुद ही सीधे होते। अब जिस तरह बहुत से अधूरे यहाँ प्रोजेक्ट पड़े हुए थे, ब्रिज ये वो फलाना, तो लोगों ने मुझसे कहा कि सर फलाना कंट्रैक्टर है या पॉलिटिकल पार्टी पैसे खा गई, आप इन पे इंक्वायरियाँ शुरू कर दें। मैं कहा नो इंक्वायरी, आई हैव नो टाइम फॉर इंक्वायरी, दूसरा कंट्रैक्टर ले आओ, जो भी ले आओ, पैसे दे देंगे, इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करो। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि अल्लाह की मखलूक को कोई आराम मिल जाए। अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट है वो गुलशन इकबाल का है, मैं सरसे यूनिवर्सिटी के पास का, बहुत बड़ा नीपा जाते वक्त फ्लाई ओवर है, वो तैयार पड़ा है, लेकिन बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस नवाज शरीफ साहब वहाँ जाते नहीं थे फीता काटने के लिए। तो उस ज़माने में हकीम सईद शहीद का शहादत हुई थी, तो मैंने फिर कहा कि ये आवाम के लिए खोल दिया जाए। तो मैंने कहा नवाज शरीफ नाराज़ होंगे कि भाई मैं फीता काटता पता चलता कि हमारे नून लीग का प्रोजेक्ट है ये। मैंने सादिया राशिद साहब से बुलाकर खुद पीछे हट के उनसे कहा कि अब काटते हैं इसको, तो उसकी फ़ोटो बार बार निकली तो मुझे कुछ कह ना सके वो। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका एम ही होना चाहिए कि लोगों को सुख पहुँचाया जाए, इंसाफ से काम किया जाए, तो काम खुद ब खुद ठीक चल पड़ता है। अच्छा, अब ये जितनी मैं गुफ्तगू सुन रही हूँ तो फिर अंदर का सहाफ़ी जो है वो चीख चीख के कह रहा है, और मैं आज ही टाइम ले लेती हूँ कि सर आप भी फिर हमें ईद के बाद एक 1-to-1 इंटरव्यू ज़रूर देंगे कराची के हालात पे और कराची की चीज़ों पे। गुफ्तगू जारी है और गुफ्तगू में कुछ नए चेहरे मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत खूबसूरत कपल मेरे साथ मौजूद हैं। मोइनुद्दीन हैदर साहब की आंखों के तारे बहू और बेटी है। सबसे पहले जो है हम चलते हैं उनके साहबजादे के पास, और सर हम बिल्कुल यहाँ पे एक चिटचैट के माहौल में हैं और बिल्कुल फैमिली माहौल है, जैसे आपको पता होता है कि ईद वाला दिन है, ईद वाले दिन सब लोग जो हैं वो मिलजुल के बैठे हुए हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और ईद मुबारक सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत सारी यादें होंगी ईद की, बहुत सारी बातें होंगी, आपसे पहले भी हमने यहाँ पे कुछ चीज़ों का जिक्र किया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप किस तरह से ईद गुजारते हैं और क्या आप यहीं पे जो है अपने वालिद साहब के साथ रहते हैं या कहीं और आपकी रिहाइश है? मैं यहीं पे रहता हूँ और तकरीबन मैं 2017 में शिफ्ट हो गया लाहौर से कराची। ठीक। उससे पहले मैं लाहौर रहता था। तो लाहौर में हमने ये एक पॉलिसी बनाई हुई थी कि हम छोटी ईद जो है वो कराची आके करते थे। अच्छा। और तो छोटी ईदें हमारी ये जो यादें सब यही गुजरी हैं, और बड़ी ईद मैं लाहौर में करता था। मेरी इन लॉ जो है वो लाहौर में होती है, तो मैं वाइफ के घर वालों के पास बड़ी ईद पे चक्कर लग जाता था। तो छोटी ईद पे रूटीन जो है हमारा वो सुबह वही है, नमाज है, उसके बाद फिर हम कब्रिस्तान चले जाते जब से उनकी डेथ हो गई है, और फिर घर आके ईदी लोगों से मिलना, ईदी बांटना। अब इतनी उम्र हो गई है कि पहले बहुत लोगों से ईदियाँ मिलती थी। अब देखें सर, ये अब ये उम्र की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी एज पे सवाल उठ जाएगा, मतलब क्या सिलसिला? मैं ये बता रहा हूँ ईदी जो है ना वो मुझे जो मिलती है वो सिर्फ वाले साहब से मिलती है। बीच में हम लोग अपने ससुराल वालों को पकड़ो ना, नानों को बोलते फिर देते हैं, वो गायबाना जो सवाल हो जाता था। सारा दबाव जो है बाप पर ही है। अच्छा, ये ईदी अभी भी ईदी का सिलसिला अभी भी बाकी है? ईदी बिल्कुल मिलती है। अच्छा। और मेरे एक चाचा है वो मुझे ईदी देते हैं, मेरी पप्पो मुझे ईदी देती हैं। लेकिन जब वो हमारे गेट टुगेदर होता है फैमिली का ईद के सेकंड सैटरडे, वो भी जब से कोविड हुआ है वो हम नहीं कर रहे गेट टुगेदर। वो भी बड़ा नुकसान हो रहा है मुझे माली तौर। अच्छा, आपको नुकसान हो रहा है? सही ये सही तो बता रहे हैं ना, एक ट्रेडिशन हमारे घर में कायम है पिछले 20-25 साल से थी। पूरा ख़ानदान जो मेरा है और मेरी बीवी का है और नज़दीक के दूर के रिश्तेदार है, उन सबको अब ईद के तीसरे चौथे दिन बुलाते हैं, यहाँ पर खाना करते हैं उनका, और सबको ईदी देते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे बच्चा हो, सारों को। तो एक तो इसमें काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, दूसरे फिर कोविड आ गया तो ये थोड़ा सिलसिला टूट गया है। अब इंडिविजुअल लोग आते रहते हैं, वो ईदी लेते रहते हैं, तो एक ये अच्छी ट्रेडिशन जो थी वो चली गई। नहीं, मैं इनके जज्बात को समझ सकती हूँ कि वो चंद लोग ही हैं जो ईदी देते हैं और बस ऐसा होता है कि भाई मना नहीं होता। वो निकलती है। सही सही। अच्छा, ये अब बताइएगा कि वालिद साहब से तुम्हारा तुमको तो 3-4 से मिल रही, मुझे तो किसी से नहीं मिल रही है, मैं तो रो रहा हूँ। कोई बताओ। अच्छा, हमारा भी ये हाल होता है अभी तक
कि कोई भी हमें ईदी दे हमारा बड़ा, तो हम तो बस हाथ आगे करके बैठे हुए होते हैं कि ताया जान से ईदी मिल जाए और वालदा से ईदी मिल जाए। अब भी बहुत अच्छा लगता है। वालिद साहब से ताल्लुक कैसा रहा और कैसा सफ़र है, कुछ हवाले से बताइएगा। साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक रहा, हमेशा वो शफकत के साथ पेश आए मेरे साथ, अभी भी पेश आते हैं और गाइडेंस देते रहते हैं। कभी हम अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। तो ज़िंदगी के सफ़र में मैंने ये देखा है कि जब इंसान जवान होता है तो वो समझता है कि मेरा बाप जो कह रहा है वो ऐसे ही कह रहा है, मैं करूँगा अपनी मनमानी। लेकिन जब वो खुद बाप बन जाता है और फिर उसके बच्चे जवान हो जाते हैं तो फिर उसको एहसास होता है कि वो जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे, और हमें फिर वो एक्सपीरियंस वापस मिलना शुरू हो जाता है, एक साइकिल चल पड़ती है। सही सही सही। इसके लिए कहते हैं सब कुछ लुटा के होश में है तो क्या किया। सही सही सही। तो आप ये मूसा साथ बैठे हुए हैं और मूसा के साथ जो है उनकी वो खूबसूरत सी वालदा भी बैठी है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप ये बच्चों की वालदा भी हैं। और कैसी हैं आप? सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। अल्लाह का शुक्र, सायरा है मेरा नाम। जी जी बहुत ईद मुबारक। ठीक है। आप मुस्तफ़ा और मूसा की वालदा हैं। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटियां हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुस्तफा के बाद एक छोटी बेटी है फातिमा, और फिर एक बेटी है ज़ैनब, और फिर मूसा। सही सही। तो इतनी यंग कैसे हैं? मतलब बहुत छोटी एज में शादी हुई, क्या हुआ था सिलसिला? मैं एक्चुअली A लेवल में थी, यानी अच्छा। I was 18 अच्छा ठीक है। तो हम थोड़ा सा हम आगे की भी बात पूछते हैं, थोड़ी पर्सनल। क्या लव मैरिज है आपकी? नहीं नहीं, बिल्कुल अरेंज मैरिज। बिल्कुल अरेंज मैरिज है। ठीक है। तो मिले भी नहीं थे एक दूसरे को। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ हमारे घर आई हुई थी डिनर पे, मेरे फादर अंकल फ्रेंड्स थे। से arrange था। सही सही। कैसा गुजरता है ईद का दिन बहू होने की हैसियत से? और जिस तरह से आपकी, जैसे आप मदर वो भी नहीं है यहाँ पे, आपकी मदर इन लॉ भी नहीं है, तो क्या क्या सीखा इस घर में आके? और जिस तरह आपने बताया कि छोटी उम्र में ही आप आ गई थी, तो बहुत कुछ ऐसे यहाँ की चीज़ें आपने अडॉप्ट की होंगी और सीखा होगा। बिल्कुल, आई थिंक ज़्यादा यही आके सीखा। आंटी से बहुत कुछ सीखा, जैसे मेरी आंटी sister बहुत, in law। इनकी जो थी सास मेरी बीवी, बहुत ख्याल करती थी इनका। अच्छा। ईद बकरीद पे जोड़े बनवाना, गर्मियों के कपड़े बनवाना, इनके साथ इनको लेके बच्चों के कपड़े बनवा। तो आप मतलब पहली बहू हैं उनकी? हाँ, पहली बहू हैं। अच्छा, लेकिन आप जो हैं वो छोटे बेटे हैं। हाँ, ये ठीक है, काबू आ ठीक। गए थे तो उनकी शादी करा दी। बड़े बेटा तैयार ही नहीं होता था शादी करने को। अच्छा अच्छा। जब इतनी खूबसूरत वाइफ नजर आएंगी तो खातून, तो फिर शादी तो होनी है। पसंद तो आना था आपको। क्या रूटीन लगा अपने घर से यहाँ पे आके? और जो कुछ सीखा ज़िंदगी के सफ़र के हवाले से कुछ बताइएगा। इस घर में कैसे जो है वो रूटीन गुजरा, और आगे अपनी ज़िंदगी को क्या वैसे ही गुजारती हैं जैसे आपने अपनी मदर इन लॉ से सीखा, या अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आपने की? मैं कोशिश तो करती हूँ, बिकॉज माशाल्लाह शी वाज अ ग्रेट लेडी। और जैसे मेरी सिस्टर ने हमें बताया, बहुत डिसिप्लिन थी। और तो कोशिश करती हूँ कि उस तरह से ईद का दिन भी हमारी कोशिश होती है। हमारा वही मेन्यू है ईद का, जो अंकल के ओपन हाउस में जो आंटी का सेट हुआ है, लंच का वही मेन्यू होता है। मेरी नंद वगैरह आते हैं, तो कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके उनके रिलेशंस ही आगे लेके अच्छा, आपके हस्बैंड ने तो अभी ईदी का रोना जो है वो रोया, बिल्कुल वो बिल्कुल एक जायज़ रोना था। ये बताएं कि आपको सर से कितनी ईदी मिलती है, और आपके हस्बैंड आपको कितनी ईदी देते हैं? जी, तो अंकल तो देते हैं, अंकल मुझे अब 10-15,000 इस तरह देते हैं। सही। शायद आज थोड़ी ज़्यादा देते हैं। हाँ, ज़्यादा से पहले ही हो रहा है, ये पहले मामला पक्के किए जा रहे हैं कि जनाब इतनी मिलने बाकी की। कोई फिक्स नहीं है ईदी, किसी ईद जेनरस मूड में हो तो बहुत ईदी मिल जाती है, किसी ईद तो वो कोई फिक्स नहीं है। सही सही, यानी कि थोड़ी सी कंजूसी रहती है नवाज साहब की तरफ से। नहीं नहीं, माशाल्लाह हमारी फैमिली में नहीं कंजूसी किसी में भी नहीं, जब बीवियों को तो आदत होती है ना कि ना भी मिले तो वो तो निकाल ही लेना है किसी तरह से। सही है। हाँ जी, हर दिन ईद है। सही सही सही। अच्छा, ये जो बच्चा मेरे साथ मौजूद है, ये कौन है? आपका नाम बताइए। हसन है। ठीक है। ये मेरा नवासा है, बड़ा, मतलब मेरी बेटी का। अच्छा 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 अच्छा। और ये भी ग्रामर स्कूल में पढ़ता है, और इसको स्पोर्ट्स का भी शौक है। ये जब इतना छोटा सा था सबसे ज्यादा, तो इसने ड्रामे में कौन सा रोल मिला था भाई, वो किसका था, वो क्या से मशहूर? प्रिंस का मिला। ये प्रिंस था, और इसने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की थी कि मैं हैरान हो गया इसको देखकर। बीच लग्जरी होटल के अंदर मेरे ख्याल में था, वो स्टेज किया गया था। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी हिज टैलेंट।
वाह। तो मेरे ख्याल में तुमको यही फील्ड इख्तियार करना चाहिए, हीरो हीरो बन जा भाई कोई इस किस्म का। अच्छा, हसन नाम है। हसन, ये तो आपकी हमें कुछ एक्टिविटीज़ का पता चला कि क्या करते हैं। ये बताएं अपनी ईद के हवाले से कुछ बताइएगा कि कैसा दिन गुजरता है। यहाँ पे आते हैं, नाना के घर पे आ जाते हैं ईद वाले दिन, या दादा के फैमिली में जाते हैं, क्या करते हैं? यूजुअली तो घर पे हो तो अभी तो एग्जाम चल रहा है तो ऑब्वियसली पढ़ रहा हूँ, वैसे ही जाते हैं वैसे दिन इज ऑल स्टडीइंग। ईद पर तो यहीं जाते हैं सब ये। लंच अच्छा हाँ इधर आ जाता है कभी कभार, वरना यूजुअली घर पे होता है। अच्छा, ईद के दिन तो यहाँ आते हो, हाँ ईद के दिन तो वही तो बात पूछ रहे हैं। पहले दिन से अच्छा मुझे बताओ कि कैसा ताल्लुक है दादा नाना के साथ, और सीखते हैं, खेलते हैं साथ, क्या ताल्लुक है बेसिकली आपका? जी ऑब्वियसली मेरा नाना गोल्फ भी खेलता है, तो आप जाना लेट फ्रॉम मैं गोल्फ मैंने शुरू कर दिया है, वो भी आई थिंक एक दिन मुझे लेके जाएंगे तो थोड़ा और सीख पाऊंगा। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन गोल्फ उनकी वजह से ओनली। और भी गेम खेलते हैं? हाँ फुटबॉल भी खेलता हूँ, लेकिन गोल्फ रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, अभी स्टार्ट किया है, यानी कि नाना को देख के गोल्फ का शौक हो गया है। ठीक है जनाब। चलें जनाब, आप लोग सबसे जो है वो बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन ख़ास तौर पे मैं नुमान की तरफ वापस आऊँगी। नुमान, हमने कुछ देर पहले मोइनुद्दीन हैदर साहब से कराची के हवाले से बात की, कुछ अपना आपका कैसा देखते हैं कराची को? यकीनन जब वाले साहब पोस्ट पे थे तो उस वक्त एक अलग दुनिया थी कराची की, और सिंध में आपको नज़र आती थी चेंजेस। वक्त और हालात ने बहुत बदल दिया। पॉलिटिकली इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आपकी नज़र में ठीक हो सकता है? जैसे सर ने कहा कि नीयत पे डिपेंड करता है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्या समझते हैं? बिल्कुल ठीक हो सकता है, और जहाँ अगर देर जगह रास्ते निकल आते हैं और इम्प्रूवमेंट आ सकती है। कराची में तो मैं जो देखता हूँ कि बहुत अफरा तफरी और आगे दावा बिगड़ा हुआ है। जो गवर्नमेंट है उसका जो मेन मकसद जो काम है कि सफाई सुथराई हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये चीज़ों की बाकी प्राइवेट जो इदारे हैं वो खुद टेकओवर कर लेते हैं। दूसरा कराची का मैंने ये देखा है कि यहाँ फिलैंथ्रोपी बहुत है। यहाँ पे बहुत लोग एक दूसरे का गरीबों का ख्याल कर रहे हैं, फ्री में काम कर रहे हैं लोगों के लिए। और किसी शहर में पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान फिरा हुआ हूँ, इस तरह का माहौल नहीं है जिस तरह कराची में। अब रिसेंटली मेरे जो कुक हैं घर पे, तो वो अपनी बीवी ले आए वहाँ से, अच्छे वजह से उनकी बीवी हामला थी, इंडस हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ, बिल्कुल फ्री हुआ एंड बड़ा अच्छे तरीके से हुआ। तो यहाँ पे बहुत इदारे हैं और बहुत अल्लाह का डर रखने वाले लोग हैं दिल में, मोहब्बत वाले, जिन्होंने संभाला हुआ है। लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, और सब ने आना है, अपना अपना रोल प्ले करके चले जाना है, और जो अच्छा कर लेगा वो लोग अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। अच्छा, स्पेशली आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी को आप क्या समझते हैं कि कराची में रहते हुए क्या इशूज़ फेस करने पड़ रहे हैं इस वक्त? ये तो मुझे इतना डिटेल में नहीं पता कि क्या बिजली महंगी है, पानी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, पानी का इशू, काम उनके नहीं होते। तो सरकार जहाँ इन्वॉल्व है वहाँ स्पीड मनी इन्वॉल्व हो जाती है लोगों के। जिस तरह अगर आप बाहर के मुल्क है, वहाँ म्यूनसिपैलिटी में आपने ऑनलाइन उनको एप्लीकेशन देनी है, कुछ चीज़ आपने काम करना है, ये करना है, वो वहीं से अप्रूवल आ जाता है। यहाँ पे हर चीज़ के लिए आपको अंडर द टेबल कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अच्छा, आपके पास ऑप्शंस भी तो थे कि आप पाकिस्तान छोड़ के जा सकते थे, आप बाहर भी दुनिया में बसा सकते थे, क्यों वो ऑप्शन नहीं इस्तेमाल किया आप? कभी सोचा नहीं इसके बारे में, और अगर ऑप्शन मिली फिर भी नहीं सोचूंगा। सही। तो आई लाइक माय कंट्री, मेरे दोस्त हैं और ख़ानदान है इधर, एक लाइफ है। अब जो है एज भी इतनी हो गई, अब इस उम्र में बंदा कहाँ जाके शिफ्ट हो, ये जवानों का काम होता है। इनकी अम्मी ये अभी तक जवान है और आप अभी कह रहे हैं कि जवानों का काम। इनकी अम्मी कहती थी ना मैं किसी बच्चे की बाहर शादी करूंगी, ना शादी करके बाहर जाने दूंगी। जितने कोई रिश्ते आए बेटी के लिए उन्होंने नो कर दिया। सही। तो बोला पाकिस्तान में रहो, कम कमाओ, आप हमें देखकर खुश हो, हम आपको देखकर खुश हो। ये उनका ख्याल था, जिस पर सख्ती से उन्होंने अमल किया। तो बच्चों ने फिर यही चीज़ सीखी है, none of them want to go and settle abroad। अच्छा, कुछ मुस्तफ़ा काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं, मुस्तफ़ा की तरफ आते हैं। मुस्तफ़ा, बाहर भी आप रहे और अब बिज़नेस की तरफ भी आप आ रहे हैं, तो वही बात है, क्या इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं? कि क्या समझते हैं, किस तरह से आप यंग्स हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरियाँ भी हो सकती हैं? कौन सी फील्ड है जहाँ बेबी स्टेप लें तो एक नौजवान की ऐसे से आप समझते हैं कि
चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? जी बाहर भी मैं रहा हूँ काफ़ी टाइम, तो उसमें ये है कि मैं ये भी समझता हूँ कि जितना हम पाकिस्तान को नेगेटिव इमेज देते हैं उतना है नहीं, और उसमें बेहतरी भी बहुत आ रही है पाकिस्तान के अंदर। ये आप देखेंगे इकॉनमी बहुत स्टेबलाइज कर गई है, SIFC के थ्रू बहुत काम हो रहा है पाकिस्तान में, और मेन तो पाकिस्तान को बॉर्डर पे टेररिज्म ये चैलेंजेस हैं हमारी आर्मी फेस कर रही है, उसके साथ अभी हमारी इकॉनमी को भी उन्होंने स्टेबलाइज किया है, उसमें भी SIFC का बहुत बड़ा रोल है। मैं तो उनको सपोर्ट भी करता हूँ और उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी करता हूँ। चलें आपकी तरफ आते हैं, थोड़ा सा फिर खातून खाना से कुछ बातचीत हो जाए। ये बताइएगा कि एक ईद के दिन में शॉपिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, आपसे भी हम कुछ ऐसी सवाल पूछेंगे जो अमूमन ख़वातीन कहती हैं इस पे बारे में बात नहीं करो। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, बाहर निकलती हैं आप तो ऐसा है कि खौफ वाला माहौल है कि कभी कुछ हो जाए, या ऐसा नॉर्मल है? ओके ठीक है। मुझे कभी ऐसे लगा नहीं। मेरी बेटियां को भी शौक है तो उनके भी कपड़े वगैरह बनते हैं, तो मुझे ऐसे कभी फील नहीं हुआ। अरे जब जाता है बच्चा तो मेरे साथ छोड़ने जाती हो साथ में, अब अगर कहता है कोई गार्ड जाओ कोई फलाना जाओ तो डर खौफ तो है आपको? नहीं बच्चों के लिए कि हाँ बाजार में भूल जाती है आपको सब बातें। अच्छा ये तो मैं इसको क्यों सेकंड करूंगी, मैं खुद चूंकि जॉब्स हम करते हैं आते जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कराची ख़वातीन के लिए बड़ा सेफ है। मैं दूसरी जगहों पे भी गई हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि कराची में ख़वातीन की ख़ास रिस्पेक्ट ज़्यादा है। हर जगह लोग करते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए जो है वो कराची का माहौल ज़्यादा बेहतर लगता है। क्या ख्याल है आपका? ठीक है। ड्राइव करती हैं आप? ड्राइव करती हैं खुद? नहीं, ड्राइव का शौक नहीं है? आती नहीं, सिखाई नहीं? क्यों नहीं सिखाई आपने, बताया मुझे। कोशिश की थी। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन ये कितनी गाड़ियाँ तोड़वाएं? अच्छा ये बताइए किस किस ने गाड़ी तोड़ी है इन सब में से? मैंने तो तोड़ी है। आपने तोड़ी है, ठीक है। कोयटा में मैंने एक छोटी गाड़ी रखी हुई जब मैं जर्नैल था, सही। तो नुमान साहब चला रहे थे, उसका कोई एक्सीडेंट करके तो सो गए, आकर उठ ही नहीं रहे। मैंने देखा गाड़ी बारी है कि नुमान का है, तो पता चला कि सब उसको उठा नहीं रहे, हम कभी उठे तो फिर बात करें उससे। एक दफा था उसमें भी कितनी डांट पड़ी थी। मैंने ही वाज माय ADC, तो मैं अच्छा। अपना डिसिप्लिन का ख्याल करता था। अच्छा। तो मैंने कहा अपने मिलिट्री सेक्रेटरी से कि 5 मर्सिडीज़ हैं यहाँ, और वो अक्सर खड़ी रहती है, मैं तो कभी छोटी गाड़ी में बैठ गया कभी कुछ, तो इनकी बैटरियाँ ये चलती नहीं है, ख़राब होंगी, तो उसको थोड़ा बहुत चालू रखो। तो ये बात सुन के जो नुमान साहब भी सुन रहे थे, एक गाड़ी लेके बाहर आ गए, और कोई चक्कर हो गया था ना, कोई एक्सीडेंट किया, नहीं बता रहे, एक्सीडेंट किया था, मुझे पता चला। आयशा की तरह बन गया हूँ। अच्छा एक्सीडेंट किया, तो मैंने क्या कहा मिलिट्री सेक्रेटरी से, मैंने कहा देखो जिस तरह फौज में तरीका होता है डिसिप्लिन का, मैंने कहा मार्च कैप्टन नुमानुद्दीन हैदर इन फ्रंट ऑफ मी इन सरकारी में, कहा मार्च ही में, एंड आई सेड आई शाउटेड एट हिम, कहने लगा वो आई वाज ट्राइंग टू चार्ज द बैटरी, मैंने कहा यू आर नॉट सपोज टू चार्ज द बैटरी, ड्राइवर सपोज टू चार्ज द बैटरी, नेवर एवर डू सच अ थिंग टू एम्बैरेस योर फादर। आपको बताऊं मैंने अपने बेटों को अल्लाह ने बहुत, मुझे अल्लाह का शुक्र बजा था, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कभी एम्बैरेस नहीं किया। कभी होता ना बच्चे को गलत काम कर दें तो वो बोलते जी गवर्नर साहब के बेटे ने ये कर दिया, तो इस लिहाज से आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह के इन्होंने मेरा बड़ा इस मामले में साथ किया है। बट आई वाज डिसिप्लिन के मामले में आई वाज टफ विद माय चिल्ड्रन। सही सही। तो एक्सीडेंट एक हुआ या और भी अब आपके बच्चों में से किसी ने, मुस्तफ़ा ने कभी आपने एक्सीडेंट वगैरह किया? नहीं बस अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना मेजर नहीं, माइनर कभी कभार, आपको पता है यहाँ कराची का ट्रैफिक भी कैसा है कि वो, तो कभी कभार थोड़ा ऐसे हुआ है कि गाड़ी का थोड़ा टच वगैरह हो गई, बम्पर टच हो गई, बट कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं। अच्छा अमूमन ये ख्याल होता है कि जो बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, जिस तरह से आप लेफ्टिनेंट साहब आपकी फैमिली है, तो जिस पोस्ट पे होते हैं अमूमन वो अपनी बच्चों की गलतियों को छुपा देते हैं, या उनके बच्चे बहुत ज़्यादा वो आगे आ जाते हैं, जनाब हमारे बैग बड़ी मजबूत है तो कुछ नहीं होगा। कराची में अमूमन हम ये देखते हैं, तो आपने भी कभी कोई ऐसी बात की कि भाई मेरे बैग बड़ी मजबूत है और मैंने जो करना है मैं कर लूँगा? इसकी में हमने ये उन लोगों में होता है ना जिन्होंने पहली दफ़ा कुछ देखा हो, पावर देखी हो, कोई पोस्ट देखी हो, हमने बचपन से जब से मैं पैदा हुआ मैंने पावर भी देखी है, पोस्ट बड़ी से बड़ी, दादा इंटीरियर मिनिस्टर है, सब कुछ, मेरे फादर आर्मी में थे, तो कभी हमें इस तरह से फील नहीं से हुआ। सुलझे हुए बच्चे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है। एंड आई थिंक ये इन्होंने इनहेरिट किया होगा ना, अंकल नुमान
दिल सब इस तरह से बहुत। नहीं, नुमान साहब को तो देख के लगता है काफ़ी काम है, ये तो आपको ही पता होगा कि कितने काम है, कितना गुस्सा कम आता है, कितना ज़्यादा आता है, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। 26 साल हो गए काम में उसकी वजह से, हाँ, पूरे इतने मतलब होते नहीं है, सिल्वर जुबली होगी। सही सही सही। अब माइक तो आप नुमान को दीजिएगा। नुमान, आपसे भी ये सवाल है, वालिद साहब की पोस्ट देखी, ख़ुद भी आप इदारे में रहे, काफ़ी अर्सा आपकी सर्विस रही, कोई ऐसा आपको लगा कि मेरे वालिद साहब मेरे बैक पे हैं तो मैं ये काम कर लूँगा तो कुछ नहीं होगा? मैं आपको ना शुरू करता हूँ PMA से। मैं PMA चले गया ट्रेनिंग करने, कैडेट था, तो मेरे प्लेटून कमांडर थे मेजर जफर जमील, लेटर ऑन ब्रिगेडियर जफर जमील रिटायर हुए। तो उन्होंने मुझे बुला के एक दफ़ा कहा कि कभी माय फादर वाज एडजुटेंट जनरल एट दैट टाइम, लेफ्टिनेंट थे, बहुत तकड़ी अपॉइंटमेंट होती है फौज में। उन्होंने कहा कि मुझे कभी कहीं से प्रेशर नहीं आया, तो इवन द टर्म कमांडर जो थे, जो उनके सीनियर थे, वो हमारी अब्बू की यूनिट के थे 11 के, जो उन्होंने कमांड की, वो कह रहे मुझे आज तक नहीं आया कि कभी इसको छुट्टी भेज दो या ये कर दो। फिर अब्बू उस वक्त 3 स्टार जनरल थे, तो हम जब छुट्टी लेके PMA के गेट से बाहर निकलते थे तो मैं देखता था कि पिंडी से ब्रिगेडियर के बच्चों की गाड़ियाँ उनको लेने आई हुई हैं, जो हमारे साथ कुलीग्स थे, हमारे स्टाफ कारें आई हुई हैं, और मैं वैगन में बैठ के पिंडी जाया करता था। 50 रुपये का उसको मुझे याद है टिकट होता था, और हम सब कैडेट्स ले लेते थे। तो फिर हम वाक एंड के अंदर से गुजरवाते थे गाड़ी, अपने कार्ड दिखा के कि हम फौजी हैं, हमें एक शॉर्टकट लग जाता था पिंडी जाते हुए। तो हम कभी कभी मतलब मैंने इस तरह यूज़ नहीं किया। दूसरा, जब मैं अफसर बना और पलटन मेरी खाड़िया की थी, वहाँ गया, तो मेरे अब्बू के दोस्त थे बड़े अच्छे, तो अब्बू ने मेरे लिए खाना किया दोस्तों का, पार्टी की, मेरा बेटा कमीशन हो गया अफसर बन के। तो मुझे साइकिल एक सोहराब गिफ्ट में मिली, और मैं साइकिल पे ही ट्रैवल करता था खाने में। तो बाद में मुझे उन्होंने कहा कि ये आपके ऊपर अच्छी नहीं लगती, आप इसको कर, फिर मैंने उसको बेच के एक माउंटेन बाइक ले ली, और माउंटेन बाइक पे मैं फिरता था। और मेरी पहली जो गाड़ी मुझे थी, मेरे पास तो इतनी रकम नहीं थी कि मैं गाड़ी ले सकता था, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे हेल्प किया। सेकेंड हैंड गाड़ी भिजवाई थी आपको? नहीं, सेकेंड हैंड नहीं, आपने मुझे वो जो एक स्कीम निकाली थी नवाज शरीफ साहब ने, जिसमें अफसरों को उन्होंने डिस्काउंटेड रेट पर येलो कैब स्कीम में टैक्सी भी दी थी, तो इन्होंने उसके पैसे भरे थे मेरे गाड़ी के लिए। तो नई गाड़ी तो नहीं थी गाड़ी, वो नई गाड़ी थी। अच्छा, मुझे याद नहीं। तो सुबारू थी उस ज़माने में, 36-40 सुबारू थी। हाँ, तो वो गाड़ी मतलब आई कैन नॉट अफोर्ड माई सेल्फ, वो भी मेरी शादी के बाद, तो नॉट बिफोर दैट। उससे पहले मैं इस तरह ही था कि इनकी अम्मी सिफारिश करती थी कि शादी हो गई है, अब बच्चे को गाड़ी दे दो, उसकी तनख्वाह कम है, 5,000 रुपये भेज दो, अब मुस्तफ़ा पैदा हो गया, 10,000 रुपये उसका अलाउंस कर दो। शी यूज्ड टू टेल मी। सही सही सही। तो मतलब ये है कि इनको हमने बिगड़ने नहीं दिया। अब ये बात कर रहे हैं, एक दफ़ा ये मेरी पावरफुल पोस्ट थी GHQ में, तो मैं इंस्पेक्शन करने गया पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की, तो जो कमांडेंट साहब थे उनको पता था कि मेरा बेटा वहाँ है, कहते बेटे को आप नहीं मिलेंगे, नुमान को बुलवाऊँ मैं यहाँ? मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आज तो वेंसडे है, तो आई एम टोल्ड कि बच्चों को तो खाली सैटरडे को मिल सकते हैं, संडे को, तो आई विल नॉट ब्रेक द रूल टू मीट माई सन। तो जब मैं वापस पहुँचा तो बीवी ने पूछा नुमान से मिले? मैंने कहा नहीं, डिसिप्लिन। तो ये हमने ज़िंदगी में अपने आप को संभाल के रखा है। सही सही, बहुत बड़ी बात है, वरना जिस तरह के प्रोपेगेंडाज होते हैं तो ऐसी बातें सुनने को हमें नहीं मिलती। लेकिन ये एक पॉजिटिव फेस है मेरे मुल्क का और उन लोगों का जिन्होंने वाकई पाकिस्तान को दिया है। अब हम आपसे शुरू करते हैं मूसा, जल्दी से ईद मुबारक भी कहिए सबको अपनी तरफ से, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक जो है आपकी तरफ से, बस इतना से ईद मुबारक, थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में ईद मुबारक कह दीजिए। ईद मुबारक। ऊंची आवाज से कहो यार। ईद मुबारक। ईद मुबारक। नुमान, जितनी तुम्हारी कम आवाज है उतनी कम ईदी मिलेगी बस। ये देखें, ये बड़ी बात हो गई। नुमान, पूरे मुल्क आपको देख रहा है, आप ईद के हवाले से कोई पैगाम दे दीजिए। ईद मुबारक पाकिस्तान, हमारी तरफ से, घर वालों की तरफ से और मेट्रो न्यूज़ की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका मैडम, आपको ईद मुबारक का सिलसिला है और आप अपनी तरफ से पैगाम दे दीजिए। ईद मुबारक, पूरे मुल्क को मेरी तरफ से ईद मुबारक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। यहाँ पे आपकी मेट्रो की टीम को भी और तमाम जो लोग देख रहे हैं उन सबको भी बहुत शुक्रिया। सर, जाते हुए कोई पैगाम मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए? नहीं, आपका माइक तो लगा हुआ है। जी जी, पाकिस्तानियों को उम्मीद रखनी चाहिए
आज नहीं तो कल हमारे हालात ठीक होंगे। बेसिकली हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, एंटरप्राइजिंग बच्चे हैं, और वो आईटी के फील्ड में खुल गए, कहीं चले गए तो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बहुत मिनरल्स हैं, गैस है, इस क्वेश्चन उसको तलाश करने की ज़रूरत है। गोल्ड है, कॉपर है, अमन की ज़रूरत है जहाँ से निकालना है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा खित्ता है एग्रीकल्चर का, बहुत बड़ी लैंड है, और उसके लिए पानी के और कैनाल सिस्टम दुनिया का वन ऑफ दी बिगेस्ट हमारे पे इरिगेशन सिस्टम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी लीडरशिप आ जाए, डेडिकेटेड लीडरशिप आ जाए, तो हम तमाम लोग जो है वो कमर कस के मुल्क के कर्जे उतारने पर, मुल्क को ग्रेट बनाने पर जो है हम लग जाएं तो ज़रूर पाकिस्तान की तकदीर ज़रूर तब्दील होगी। इंशाअल्लाह, हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में हम ये देख लें। इंशाअल्लाह, तो मैं जवानों से भी ये कहूँगा कि पैबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को से मिल के, और मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से खसूसी शुक्रिया आपका सर कि आपने जो है हमारे साथ ईद मनाई है। जनाब अब तक के लिए इतना ही है, लेकिन नशरियात का सिलसिला जारी है। मेरी तरफ से भी आप लोग सबको ईद मुबारक। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।